नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है कृषि विशेष। संसार में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूर्य से ही ये संसार प्रकाशमान है। अगर सूर्य न हो तो मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपना अस्तित्व खो देंगे। सूर्य न सिर्फ खुद प्रकाशित होता है, बल्कि अपनी किरणों से दुनिया को प्रकाशमान करता है। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुष्प की जिसका नाम ही है सूर्यमुखी, या जिसे आमतौर पर सूरजमुखी के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ी रोचक जानकारियां आपको देंगे, साथ ही जानेंगे इसके कारोबार की स्थिति और खेती के बारे में। तो आइए देखते हैं, किसान हो सुखी जब उगे सूरजमुखी। सूरजमुखी ये अनेक देशों के बागों में उगाया जाता है। ये कंपोजिटी कुल के हेलिएथेंस समूह का एक सदस्य है। इस समूह में लगभग 60 से भी ज्यादा प्रजातियां खोजी गई हैं और गैलिस, एट्रोरुबेंस, जाइजेंटियस और मॉलिस मुख्य है। सूरजमुखी का फूल आकर्षक होने के साथ साथ इसका इतिहास भी बहुत ही रोचक है। सूरजमुखी ज्यादातर पीले रंग में पाया जाता है, लेकिन इसकी कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कि अलग अलग रंगों में पाई जाती हैं। कुछ प्राचीनकारों का मानना है कि सूरजमुखी को पहली बार मेक्सिको में 2600 ईसा पूर्व में उगाया गया था। ये सिर्फ नाम का ही सूरजमुखी नहीं है, बल्कि इसके सूरजमुखी नाम के पीछे एक रोचक जानकारी है। जब प्रातः काल सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो इस फूल का मुख भी पूर्व दिशा में ही रहता है, और सायंकाल तक जैसे जैसे सूर्य पश्चिम दिशा की ओर अस्त होता है, वैसे वैसे इस फूल का मुख भी सायंकाल तक सूर्य के साथ पश्चिम की ओर होते होते बंद हो जाता है। इसीलिए इसे सूर्यमुखी या सूरजमुखी कहा जाता है। सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना आंखों से देखा जा सकता है। सूर्यमुखी के फूल लंबी अवधि तक खिलते रहते हैं और उद्यान की शोभा बनाए रखते हैं। फूलदान में भी इसके फूल अच्छी रौनक देते हैं। इस फूल की अपनी कोई गंध नहीं है, परंतु इसका रंग इतना चटक होता है कि बाग में लगी इसकी दो टहनियां भी सबका मन मोह लेती हैं। शुरुआत में हमारे देश में ये एक सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था, लेकिन आज एक आदर्श तिलहन फसल के रूप में ये स्थापित हो चुका है। और इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि इसके अंदर तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, करीब 40 से 45% तक इसमें तेल पाया जाता है। और इसका खाद्य तेल की न केवल मात्रा, बल्कि हम क्वालिटी या गुणवत्ता की बात करें तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पूफा पाया जाता है, जो उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर और जो जिनको हार्ट डिजीजेज या कोई हृदय रोग संबंधी जो भी हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो पशुओं को खाने के लिए बहुत ही इसमें लाभदायक है, क्योंकि इसमें 40 से 45% तक प्रोटीन पाया जाता है। मुर्गियों को भी इसको बहुत खिलाया जाता है। उसके अलावा इसके तेल के बाद जो बचा हुआ है उसको हम सौंदर्य पदार्थों के उत्पादन में, जैसे कि साबुन है, क्रीम है, शैम्पू है, इन सब में प्रयोग होता है। और बचे हुए तेल को आप वार्निश के रूप में या पेंट्स, इन सब के रूप में भी इसको लिया जाता है। इसके दानों को हम सभी रोस्ट करके खाते हैं और बहुत ही सुपाच्य भोजन होता है, इसलिए बेबी फूड के लिए भी ये एक आइडियल क्रॉप है। आप देखेंगे सूरजमुखी के एक पौधे में ज्यादातर एक ही फूल हमें प्राप्त होता है और इसका बायोमास या कुल भार जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भी एक बहुत ही उत्तम फसल है। आजकल हम एकीकृत फसल प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की जहां बात करते हैं, जहां हमारे पास पशुपालन भी है, मुर्गी पालन भी है, बत्तख भी हम रखते हैं, इन सब में अगर इस तरह की एक फसल बीच में हो तो बहुत ही लाभप्रद होता है। सूरजमुखी के पेड़ 1 मीटर से 5 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इसके फूल 7 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर चौड़े और कर्षण से उगाने पर 30 सेंटीमीटर या इससे भी चौड़े हो सकते हैं। इनके डंठल बड़े तुनुक होते हैं, हवा के झोंके से ही टूट सकते हैं। इसीलिए इसको किसी बांस को लगाकर इसको सहारा देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसकी पत्तियां 7 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ज्यादातर सूरजमुखी 1 वर्षीय होते हैं और उनमें से कुछ ही बहुवर्षीय होते हैं।
अच्छे कर्षण और खाद से भिन्न भिन्न रंग, कांति और आभा के फूल प्राप्त हो सकते हैं। फूल की पंखुड़ियां पीले रंग की होती हैं और मध्य में भूरे, पीत या नीलोहित या किसी किसी वर्ण संकर पौधे में काला चक्र रहता है। चक्र में ही चिपटे काले बीज रहते हैं। बीज से उत्कृष्ट कोटि का खाद्य तेल प्राप्त होता है और इसकी खली मुर्गियों को खिलाई जाती है। भारत में सूरजमुखी की खेती पहली बार 1969 में उत्तराखंड के पंतनगर में की गई थी। आइए आपको बताते हैं सूरजमुखी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। सूरजमुखी की खेती खरीफ, रबी एवं जायद तीनों ही मौसम में की जा सकती है। जायद में सूरजमुखी की बुआई का सबसे अच्छा समय फरवरी का दूसरा पखवाड़ा है। इस समय बुआई करने पर मई के अंत पर जून के पहले हफ्ते तक फसल पककर तैयार हो जाती है। अगर देर से बुआई की जाती है तो पकने तक बरसात शुरू हो जाती है और इसके दानों का नुकसान हो जाता है। इसकी सबसे खास बात यह सूरजमुखी की कि ये प्रकाश और तापमान के प्रति असंवेदनशील होती है। यानी वर्ष भर जो तीनों ऋतुएं होती है, यानी खरीफ, रबी और जायद, इन तीनों ही ऋतुओं में हम सूरजमुखी को ले सकते हैं और भारत की विभिन्न जलवायु के आधार पर अलग अलग ऋतुओं में इसको लिया भी जाता है। अगर उत्तरी मैदानी क्षेत्रफल की बात करें, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है या उत्तरी राजस्थान है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उन क्षेत्रों में ज़्यादातर इसको जायद के रूप में या समर सीजन में लेते हैं, जब रबी की कटाई हो चुकी होती है और खरीफ की बुआई होने वाली होती है। खरीफ में करीब 110 दिन की ये फसल रहती है, रबी में 120 दिन और जायद में बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन करीब 100 दिन की ये फसल रहती है। अब जिन क्षेत्रों में आप अगेती सरसों लेते हैं या तोरिया लेते हैं, जहां खेत आपका फरवरी या मार्च के शुरुआत में खाली हो जाता है, ये इसकी बुआई का सबसे सही समय होता है। खरीफ ऋतु में मानसून आने पर इसको लेते हैं और रबी ऋतु में खरीफ की फसल की कटाई के बाद आप अक्टूबर माह के अंत में या नवंबर की शुरुआत में इस फसल को ले सकते हैं। विभिन्न फसल चक्रों में सघनीकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इंटरक्रॉपिंग या सह फसली के रूप में भी इसको बहुत अधिक लिया जाता है। इसमें दो सूरजमुखी की पंक्तियों के बीच में आप उड़द या मूंग जैसी फसलों की 2 या 3 पंक्तियां भी ले सकते हैं। बुआई लाइनों में हल्के पीछे 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। आवश्यक ये है कि हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप संकर किस्मों के लिए 60 सेंटीमीटर और सामान्य किस्मों के लिए 40 सेंटीमीटर, वहीं पौधे से पौधे की दूरी संकर किस्मों में करीब 20 से 25 सेंटीमीटर होगी और सामान्य जो किस्में हैं उसमें आप 15 से 20 सेंटीमीटर भी आप पौधे से पौधे की दूरी को रख सकते हैं। खेत की तैयारी में जायद के मौसम में प्राप्त नमी न होने पर खेत को पलेवा करके इसकी जुताई करनी चाहिए। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। इसकी मिट्टी भुरभुरी कर लेनी चाहिए जिससे कि नमी सुरक्षित बनी रह सके। पलेवा देकर अगर आप फसल को उगाते हैं तो शुरू में 15 से 20 दिन तक आपको नमी की कमी नहीं होती है। उसके बाद आपको लगातार सिंचाई देनी पड़ेगी। करीब 3 से 4 इसके अंदर सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ध्यान रहे, फूलों से जब आपके दाने बनने शुरू हो, दाने भरने के समय और दाने बड़े होने के समय, ये 2 परिस्थितियों में आपको नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन खरीफ में इस पर अनेक रोगों एवं कीटों का प्रकोप होने के कारण फूल छोटे होते हैं तथा दाना कम पड़ता है। फसल पकते समय शुष्क जलवायु की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पौधे की उत्तम बढ़वार के लिए करीब 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तिलहनी फसलों के लिए सल्फर बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो मुख्य पोषक तत्व हैं, इनकी आपको करीब 80 किलोग्राम मात्रा नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम चाहिए। इसी के साथ करीब 40 किलोग्राम सल्फर और 1 किलोग्राम बोरोन। बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि सनफ्लावर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनफ्लावर के एक फूल में करीब 1000 से 2000 तक दाने भी पाए जाते हैं। तो सभी फूलों से दाने बने, इसके लिए बोरोन की मात्रा बहुत ही आवश्यक है। सूरजमुखी की खेती अम्लीय और क्षारीय भूमि को छोड़कर सिंचित दशा वाली सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। सूरजमुखी की बुआई में प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा की अलग अलग जरूरत पड़ती है। जैसे कि संकुल या सामान्य प्रजातियों में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है और संकर प्रजातियों में 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है।
बुआई के लिए यदि आप किसी संकर किस्म का चुनाव करते हैं तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर रखनी होगी और सामान्य किस्मों के लिए करीब 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज दर रखनी होगी। यदि बीज की जमाव गुणवत्ता 70% से कम हो तो बीज की मात्रा बढ़ाकर बुआई करनी चाहिए। बीज को बुआई से पहले 2 से 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज को शोधित करना चाहिए। बीज को बुआई से पहले रात में 12 घंटा भिगोकर सुबह 3 से 4 घंटा छाया में सुखाकर 3:30 बजे के बाद बुआई करनी चाहिए। सूरजमुखी की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। फिर भी नत्रजन 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं पोटाश 40 किलोग्राम तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय कूड़ों में प्रयोग करनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि शेष नत्रजन की मात्रा बुआई के 25 या 30 दिन बाद ट्राइफोसीड के रूप में देनी चाहिए। आखिरी जुताई में खेत तैयार करते समय 250 से 300 कुंतल सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद लाभदायक पाई गई है। मृदा की जांच के आधार पर आप जिंक और लोहे की मात्रा भी आप मृदा के अंदर उसके आधार पे अगर आपको कमी पाई जाती है तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 25 किलोग्राम आयरन सल्फेट आपको बुआई के समय, आखिरी जुताई के समय खेत में डालनी होती है। इन सभी पोषक तत्वों का नाइट्रोजन के अलावा सभी पोषक तत्व बुआई के समय दिए जाएंगे। नाइट्रोजन को आपको 2 भागों में देना है, पहला भाग बुआई के समय और दूसरा भाग पहली सिंचाई के बाद में। अब पौधा भी आपका उगाया है, निकल आया है, कई बार खरपतवार बहुत परेशान करते हैं, तो खरपतवार जो हैं उनके नियंत्रण के लिए बुआई के बाद और खरपतवार या पौधों के निकलने से पहले, जिसको हम प्री इमरजेंस कहते हैं, प्री इमरजेंस के लिए आप पेंडिमिथिलीन नामक जो खरपतवार नाशक है उसका प्रयोग कर सकते हैं। करीब 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पेंडिमिथिलीन का आप प्रयोग करें। कुछ लोग सिमरेट भी एडवाइस करते हैं, आपका 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसको भी संस्तुतित किया जाता है। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सूरजमुखी के कारोबार की स्थिति के बारे में जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसान हो सुखी जब उगे सूरजमुखी। सूरजमुखी की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद हल्की या स्प्रिंकलर से करनी चाहिए। बाद में आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहनी चाहिए। कुल 5 या 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। फूल निकलते समय, दाना भरते समय बहुत हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिससे पौधे जमीन में न गिरने पाए, क्योंकि जब दाना पड़ जाता है तो सूरजमुखी के फूल के द्वारा पौधे पर ज्यादा वजन आ जाता है, जिससे ज्यादा सिंचाई करने से ये गिर सकते हैं। या नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद पौधों पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दी जाती है, जिससे पौधे गिरने की आशंका कम हो जाती है। बुआई के 20 से 25 दिन में पहली सिंचाई की ओट आने के बाद निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। इससे खरपतवार भी नियंत्रित होती है। रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथालिन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा 600 से 800 लीटर पानी घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 से 3 के अंदर छिड़काव करने से खरपतवारों का जमाव नहीं होता है। सूरजमुखी में परिसेचन क्रिया बहुत जरूरी है।
अगर परिसेचन की क्रिया नहीं हो पाती है तो बीज न बनने के कारण पैदावार कम हो जाती है। इसीलिए परिसेचन क्रिया स्वतः भंवरों, मधुमक्खियों और हवाओं के जरिए ही होती रहती है। सूरजमुखी की फसल में कई प्रकार के कीट लगते हैं, जैसे कि दीमक, हरे फुदके, डस्की बग आदि। इनके नियंत्रण के लिए कई प्रकार के रसायनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कई बार देखा गया है कि बड़े ही आकर्षक इसमें फूल होते हैं, तो कई कीट भी इसमें नुकसान करते हैं और कई बीमारियां भी पाई जाती है। तो इन सब के लिए, कीटों और बीमारियों दोनों के लिए ही बीज उपचार को संस्तुतित किया जाता है। उसके लिए आप कैप्टान या थीराम नाम का जो फफूंदनाशक है उसकी 3 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। अगर कीटों की समस्या आपके खेतों में ज़्यादा होती है तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम का जो कीटनाशक है उसकी 10 से 12 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित करके अगर बुआई करेंगे तो अंत में कीटों की समस्या कम देखी गई है। पौधे के अंदर जो आपकी उत्तम बढ़वार और उपज के लिए आप बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पीएसवी या फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, इन सब का आप प्रयोग करके एजोस्पाइरिलम के साथ में भी इन तीनों अगर कॉम्बिनेशन का जैव उर्वरक आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी बढ़वार जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी देखा गया है कई बार कि कीटों की समस्या आ ही जाती है। तो अगर कोई चूसक कीट है आपका तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर अगर आप छिड़काव करें तो आपको छुट्टी मिल सकती है कीटों से। उसके अलावा मान लीजिए सुंडी या कैटरपिलर है जो कि पौधे के फूलों के बीच में जाके और नुकसान पहुंचाती है, उसके लिए आप डेकामेथ्रिन यूज़ कर सकते हैं। 150 ml को आप 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें तो इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। कई बार देखा गया है कि खड़ी फसल में पोषक तत्वों की भी कमी पाई जाती है, तो उस परिस्थिति में आप 2% DAP और 2% यूरिया का घोल भी छिड़क सकते हैं, जिससे आपको अंत में अच्छी बढ़वार और अच्छी उपज के साथ साथ तेल की मात्रा भी इसमें अधिक पाई जाएगी। रोगों के बारे में हमने बात की, तो शुरू में अगर आप बीज उपचार करते हैं तो रोगों में कम से कम इसमें लगेंगे, लेकिन फिर भी जो मुख्य रोग इसके हैं उसमें एक तो पाया जाता है ऑल्टरनेरिया ब्लाइट या मिल्ड्यू। इसके लिए आपको देखेंगे कि आप फफूंद जैसा रहता है, उसके अंदर जो आपका हेड होता है सूरजमुखी का, ये आप उल्टा करके देखेंगे तो उसके बीच में भी सफ़ेद रंग की फंगस दिखाई देती है। उसके अगर आप जैविक नियंत्रण करना चाहते हैं तो करीब 4 किलोग्राम सल्फर की मात्रा को घोलकर, सल्फर पाउडर जो उपलब्ध होता है उसको घोलकर आप छिड़क सकते हैं। उसके अलावा आप अगर रसायन पे जाना चाहें तो डाइथेन Z78 या डाइथेन M45 की आपको एक छिड़काव करने से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर अगर आप छिड़काव करते हैं तो इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है। 15 दिन के अंतराल पे आप एक छिड़काव और कर सकते हैं। जब सूरजमुखी के बीज कड़े हो जाएं, तो मुंडकों की कटाई करके या फूलों की कटाई करके एकत्र कर लेना चाहिए तथा इनको छाया में सुखा लेना चाहिए। इनको ढेर बनाकर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद डंडे से पिटाई करके बीज निकाल लेने चाहिए। साथ ही सूरजमुखी थ्रेशर का प्रयोग करना उपयुक्त होता है। फसल प्राप्त होने के बाद या बीज निकलने के बाद अच्छी तरह सुखा लेने चाहिए। बीज में 8 से 10% नमी से अधिक नहीं रहनी चाहिए। सनफ्लावर का जो फूल होता है उसको हम हेड कहते हैं, उसमें दाने भर जाते हैं, वो मुड़ जाते हैं और पीछे से भूरे रंग के हो जाते हैं। और अगर इस समय पर कटाई ना हो तो शैटरिंग जिसको कहते हैं, जिससे दाने झड़ने की समस्या बहुत देखी गई है। तो आप एक बार में नहीं बल्कि 2 या 3 बार में भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 20% जब दानों में नमी रह जाए उस समय आपको कटाई करनी है। फिर खेत में 5 से 7 दिन तक आप इसको खुला छोड़ के सूखने दें और 10% जब इसमें नमी रह जाती है उस समय आप इसकी थ्रेशिंग या उसकी आपको हम बोलते हैं कि मढ़ाई आप इसमें कर सकते हैं। और नमी 10% से ज़्यादा ना हो, वरना इसमें फंगस लगने की भी या फफूंद लगने की समस्या रहती है। बीजों से 3 महीने के अंदर तेल निकाल लेना चाहिए, अन्यथा तेल में कड़वाहट आ जाती है, अर्थात पारिस्थितिकी के अंतर्गत भंडारण किया जा सकता है। सूरजमुखी की फसल से 2 तरह की प्रजातियों की पैदावार होती है। संकुल या सामान्य प्रजातियों की पैदावार 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और संकर प्रजातियों की पैदावार 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। सूरजमुखी का तेल खाने में बहुत लाभकारी माना जाता है। इसे सूरजमुखी के बीज से सींचा जाता है। ये तेल सौम्य, हल्के पीले रंग का और स्वाद में सादा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का अन्य स्वाद नहीं मिलता। तेल का परिष्करण करके इसके तेल को तलने के लिए उपयुक्त बनाकर इससे धुआं कम निकालने में मदद करता है।
सूरजमुखी के बीज तंदूर में भूनकर नमक डालकर नाश्ते की तरह बेचे जाते हैं। सूरजमुखी का बटर मूंगफली के मक्खन के विकल्प में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बीज को आटे में डालकर या राई के साथ भूनकर भी खाया जाता है। इसे खाने के साथ सलाद के रूप में भी खाया जाता है और पक्षियों के दाने के रूप में भी बेचा जाता है। सूरजमुखी का बीज भोजन में इस्तेमाल होने वाले तेल बनाने में, नकली मक्खन बनाने में और बायोडीजल के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सूरजमुखी का तेल जैतून के तेल से काफी सस्ता होता है। बीजों से तेल निकलने के बाद बाकी की बची खली को पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका तेल 3 महीने के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर आपको बीजों से निकाल लेना होता है, वरना इससे रेंसिडिटी या एफ्लाटॉक्सिन बन जाता है और तेल खराब हो जाता है। एक बार सूरजमुखी से निकाला हुआ तेल हम करीब 1 वर्ष तक स्टोर कर सकते हैं और अगर वो वैक्यूम पैक्ड है तो आप उसको 2 साल तक भी रख सकते हैं। सूरजमुखी के तेल की बहुत अधिक मांग रहती है और बहुत सारे जो इसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में से और मतलब आप अपने कॉपरेटिव्स बना के एक सामूहिक स्तर पे अगर सूरजमुखी का उत्पादन करते हैं और एक्सपेलर भी, जिसको हम कहते हैं ना कि एक्सपेलर भी अगर आप अपने साथ अपने गांव में ही लगा ले, और आजकल हम एफपीओस की बात कर रहे हैं तो उसमें सरकार का भी बहुत रुझान है कि इस तरह से किसान मित्र भी आत्मनिर्भर बने। तो एक कम्युनिटी लेवल पर सूरजमुखी का उत्पादन करके अपने ही जगह पे एक्सपेलर अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। इसमें जो मुख्य समस्या कम्युनिटी हम बोलते हैं कि सभी किसानों को मिलकर लगाना चाहिए, उसका कारण एक ये भी है कि इसमें पक्षियों से बहुत अधिक नुकसान होता है। तो उसके लिए आप एक कलर्ड या रिफ्लेक्टर रिबन्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो वृहद रूप से अगर आप इसको लगाएं तो आत्मनिर्भर किसान के साथ साथ में आप अपनी उपज और आय को भी बढ़ा सकते हैं। सूरजमुखी की खेती का प्रशिक्षण और लागत। सूरजमुखी के बीज 3,500 से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक जाते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन करवाने पर 5,800 रुपए प्रति क्विंटल तक सूरजमुखी का दाम मिलता है। यानी 1 हेक्टेयर में लागत 25 से 30,000 और कमाई 90,000 से 1 लाख रुपए तक होती है, जिसमें करीब 60 से 70,000 रुपए मुनाफा होता है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो अनाजी फसलों के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान तिलहनी फसलों का होता है। संपूर्ण विश्व की करीब 15% तिलहन हम हमारे देश में उगाते हैं। हम करीब 28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 30 से 31 मिलियन टन तिलहन फसलों का उत्पादन करते हैं। खाद्य तेल की बात करें तो प्रतिवर्ष हम 7.5 से 8 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारी घरेलू मांग 20 मिलियन टन से भी ज्यादा है। इस गैप की आपूर्ति को हम आयात से पूरा करते हैं और आज भारतीय कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम तिलहन के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो सके। और इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम तिलहनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का विस्तार करें या फिर प्रति इकाई जो हमारा तिलहन उत्पादन है या प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएं। और इस दोनों ही संदर्भ में सूरजमुखी या सनफ्लावर एक बहुत ही उत्तम विकल्प है। भारत में तेलों की बहुत ज्यादा खपत होती है। यही वजह है कि हमें बड़े पैमाने पर विदेशों से तेल आयात करना पड़ता है। भारत सरकार तेलों पर आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिशों में लगी हुई है और इसलिए तिलहनी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां एक ओर सूरजमुखी का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं इसमें किसानों के लिए अच्छी कमाई की संभावनाएं मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार देश में सूरजमुखी के क्षेत्र और उत्पादन का विस्तार करने के लिए लगातार काम कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों और विशेषज्ञों से मुलाकात कर विस्तृत चर्चाएं की। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दलहन तिलहन और नेशनल ऑयल पाम मिशन की शुरुआत की गई थी, उसी तरह सूरजमुखी को भी योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों से सूरजमुखी का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह करते हुए उन्होंने राज्य सरकारों को बीज के रूप में सहायता, उद्योगों को सूक्ष्म सिंचाई सहायता का भी आश्वासन दिया। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और विषय और जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।